तो हेलो वेलकम यू ऑल। एक नया वीडियो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं और जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स में हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उन सब हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिटेल में बात करेंगे। कितने हॉर्मोन्स हैं, कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं और उनके मेजर फंक्शंस क्या है, वो सब एक साथ हम लोग आज यहाँ पर वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स की, यानी हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स आते कहाँ से। तो अगर इसका ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आप एक स्पेसिफिक आंसर तो कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सोर्स बहुत अलग अलग है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या कुछ ऑर्गन्स हैं जो खुद से तो एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन ऑर्गन होने के साथ साथ में अपना एक एंडोक्राइन फंक्शन भी रखते हैं। ऐसा होता है ना कि ग्लैंड्स प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी सिर्फ हार्मोन सिक्रेशन का ही काम करती है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स है जैसे टेस्टिस, ओवरी, ये ऑर्गन्स के साथ साथ एंडोक्राइन फंक्शन भी कैरी आउट करते हैं। तो सोर्सेज वेरी करते हैं। तो इन सभी सोर्सेज की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या खुद से ग्लैंड है क्या बेटा? नहीं। हाइपोथैलेमस अगर आपको याद हो तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है बेटा। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम इसको अलग से कंसिडर कर रहे हैं, ग्लैंड वाली कैटेगरी में हम नहीं रखते। लेकिन ये जरूर है कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं, बेसिकली अब नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो न्यूरॉन्स का बना होगा, तो इसके जो न्यूरॉन्स हैं ये न्यूरॉन्स हार्मोन सिक्रेशन भी करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ग्लैंड्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस, उसके बाद हम लोग मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे ऑब्वियसली। उसके अलावा गोनेट्स जैसा अभी का टेस्टिस और ओवरी, इनका काम है गैमिट का फॉर्मेशन, लेकिन गैमिट फॉर्मेशन के साथ साथ में ये हार्मोन का भी प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा कुछ बॉडी ऑर्गन्स, भाई इन ऑर्गन्स के अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी है जैसे हार्ट है, लीवर है, ये भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। किडनी भी हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन से कौन सा हार्मोन आता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको इस बारे में पता है कि जो हमारे, आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज पढ़े, उन कनेक्टिव टिश्यू में आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा एडिपोज टिश्यू। क्या आपको पता है एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं यानी जो एडिपोसाइट्स है वो भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं। उसकी भी चर्चा हम लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। और उसके अलावा होते हैं कुछ लोकल हार्मोन्स जो लोकल टिश्यू में प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे जो है उनका टारगेट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हम कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, जैसे प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के वक्त डेवलप होता है 9 महीने के लिए, वो भी हार्मोन सिक्रेट करता है। और फीटल लाइफ में भी कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इन सभी कैटेगरीज को शामिल किया गया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेज वाला और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसे ज़रूर अंत तक पूरा देखिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं हाइपोथैलेमस से। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हाइपोथैलेमस खुद एक ग्लैंड तो नहीं है, नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। फोर ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। अभी आपके सामने ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये है आपका सेरेब्रम वाला पोर्शन। इस सेरेब्रम वाले पोर्शन के दो सेरेब्राई के बीच के में आपको एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। तो ये डायनसेफेलॉन वाला पार्ट हो गया पूरा। ये एंटायर पार्ट क्या है? डायनसेफेलॉन। इस डायनसेफेलॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। आप देखिएगा बेटा, इस बात को समझिएगा, ये पोर्शन कहलाता है थैलेमस। ये पोर्शन क्या कहलाता है? थैलेमस। थैलेमस के नीचे वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस और पीछे वाला पोर्शन एपिथैलेमस कहलाता है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में आपको और क्लियर पिक्चर्स थोड़ी देर में यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस है और इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड? क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, देखो ओवरऑल तो आप क्या पढ़ते हो क्लासेस में कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन पिट्यूटरी के भी दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक्चुअल में मास्टर ग्लैंड का काम करता है और इन एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कह देते हैं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है तो हम डायरेक्ट मास्टर ग्लैंड उसी को क्यों नहीं कहते। तो बेटा उसका भी रीजन समझे आप। देखो, क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड है क्या? हिस्टोलॉजिकली बात करें, माइक्रोस्कोप में अगर आप हाइपोथैलेमस को देखोगे तो आपको बेटा उसमें न्यूरॉन्स दिखेंगे, उसमें आपको ग्लैंड वाले सेल्स ही नहीं दिखेंगे। तो हाइपोथैलेमस जब खुद ग्लैंड ही नहीं है तो आप उसको मास्टर ग्लैंड कैसे बोल सकते हो? इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी को आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो टेक्निकली, और उसका भी मास्टर आप किसको कहते हो? हाइपोथैलेमस को। चलिए तो ये काम करते हैं, हम लोग हाइपोथैलेमिक के सभी हॉर्मोन्स की हम लोग स्टडी करते हैं।
देखो हाइपोथैलेमस दो तरीके के हॉर्मोन्स बनाता है। एक वो हॉर्मोन्स हैं जो डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है उसको भी मास्टर करने का काम करने वाले हॉर्मोन्स की बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम उन हॉर्मोन्स की बात करेंगे जो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है और स्टोर कर देता है ले जाकर कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो बनाएगा हॉर्मोन्स खुद हाइपोथैलेमस और उसको स्टोर कहाँ कर देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यानी हाइपोथैलेमस दो तरह के हॉर्मोन्स बनाता है, एक वो जो जाकर स्टोर होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और एक वो जो रिलीज होकर पहुंचते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी को या तो स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो उनकी हम लोग यहाँ पर स्टडी जो है आज करेंगे। वो कौन से हॉर्मोन्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर होते हैं, तो वो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, लेकिन सीक्रेट कौन करता है इनको, हाइपोथैलेमस। इनके फंक्शंस के बारे में हम बहुत जल्दी जानेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। तो वो दो तरीके के हार्मोन्स है, वो जो या तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे, यानी कि उनको स्टिमुलेट करके उनसे हार्मोन्स रिलीज करवाए, या फिर वो पिट्यूटरी को मना कर दे कुछ हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते बेटा, देखना इसको। पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसको समझना बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पे। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन, मैं आपको पूरी कहानी अगर बताऊं तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसको समझिएगा बेटा अच्छे से कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करना है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा कहाँ से, पिट्यूटरी से। यानी पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएचआरएच, ये जीएचआरएच जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाओ। अब बिकॉज ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने वाला हार्मोन है, इसलिए इस हार्मोन का नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसी तरीके से एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब वो इस कैटेगरी में रख देंगे हम, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या फिर सोमेटोस्टेटिन। ये क्या कर रहा है बेटा, देख कितना क्लियर नाम रखा हमने। ये वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी को कहेगा कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करो, यानी ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करो। और ये वो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। एक बार वापस देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस का वो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने को बोलेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और वो हार्मोन जो पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करने को बोलेगा वो कहलाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है बाय आइदर स्टिमुलेटिंग और बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कंट्रोल करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे और कुछ हार्मोन्स इनहिबिटिंग हार्मोन होंगे। यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए बेटा कि ये जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका एक और नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, देखो सोमेटो वर्ड आप सबको पता होगा, बॉडी के लिए वर्ड यूज किया जाता है सोमेटो, और स्टेटिन का मतलब होता है इनहिबिट। स्टैटिक मतलब कि जो कांस्टेंट रह जाए, स्टैटिक स्थिर हो जाना। तो अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ स्थिर हो गई है यानी रुक गई है ना एक तरीके से, तो वो किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन की वजह से जो यहाँ से रिलीज होता है। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सोमेटोस्टेटिन केवल हाइपोथैलेमस से नहीं आता। सोमेटोस्टेटिन जो पैंक्रियाज होता है, आपने पढ़ा होगा पैंक्रियाज के बारे में, उस पैंक्रियाज से भी सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है। बहुत जल्दी मैं पैंक्रियाज को भी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वहां देखेंगे हम कि सोमेटोस्टेटिन वहां से भी रिलीज होता है। और एग्जांपल्स देखें अगर हम रिलीजिंग हार्मोन्स में, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखो कितना क्लियर नाम है, एक ऐसा हार्मोन जो थायरोट्रोपिन रिलीज करवाएगा। क्या है थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही दूसरा नाम। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, थायरोट्रोपिन। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। अगर आपने अपने किसी भी हार्मोन के नाम के पीछे ट्रोपिन वर्ड लिखा देखा है, इसका मतलब वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ट्रॉपिक हार्मोन्स किसको कहते हैं, वो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो अगर वर्ड यूज हुआ है थायरोट्रोपिन, तो थायरोट्रोपिन बेसिकली थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, यानी कि टीएसएच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उन्हीं को कहा जाता है थायरोट्रोपिन। और वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो थायरोट्रोपिन को रिलीज करवाता है उसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर टीआरएच।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसा मैंने कहा ट्रोपिन लग गया मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, और जो कॉर्टिकोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन है। कॉर्टिकोट्रोपिन क्या है थोड़ी देर में वो भी डिस्कस हो जाएगा। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। देखो कितना सिंपल है ये सब चीज़ें, नेमिंग इतना बहुत ढंग से करते हैं साइंस में ताकि चीज़ों को जो है याद करना थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखो कैसे, एक बार समझें वापस। ट्रोपिन हार्मोन्स किसको कहते हैं? जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, जैसे थायरोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। और इनको रिलीज करवाने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। इसलिए आप लोग इस बात को देखिएगा कि हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनके नाम में या तो वर्ड यूज होगा रिलीजिंग, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, या फिर नाम यूज होगा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वापस वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मेलानोट्रोपिन यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन और उसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन मेलानोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस या तो रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा या इनहिबिटिंग हार्मोन बनाएगा, और ये दोनों स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर हाइपोथैलेमस के ही दो हार्मोन स्टोर होते हैं, जो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो इस तरीके से जो है आप इनके हार्मोन्स का नाम याद कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हाइपोथैलेमस बनाता है उसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन जो है बेसिकली, अगर आपने सुना होगा कि ये वो हार्मोन है जो आपको खुश रखता है, यानी फील गुड हार्मोन कहते हैं इसको। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है, उस खुशी के पीछे कौन है? डोपामाइन। ऐसे एक्चुअली बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको हम लोग हैप्पी केमिकल्स की कैटेगरी में रखते हैं, कि जब आप खुश होते हो तो ये केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स हो गया, सीरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ये सब खुश रखने वाले केमिकल्स हैं। और इसमें से जो हैप्पी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, फील गुड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो है डोपामाइन। तो डोपामाइन कहाँ से रिलीज होता है बेटा? डोपामाइन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और ऐसा नहीं है कि डोपामाइन केवल हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, डोपामाइन हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है, नर्वस सिस्टम के कुछ दूसरे पार्ट्स से भी रिलीज होता है। और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो एड्रिनल मेडुला वाला पोर्शन है वो भी डोपामाइन रिलीज करता है। उसके अलावा डोपामाइन अपने आप में एक न्यूरो ट्रांसमीटर का भी काम करता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल रोल्स जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आप सवाल करोगे, या हो सकता है आप ना करो। देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स से हम ये उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करें तो क्यूरियोसिटी रखें अपने आप में। आप साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा जितना ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। आप जितने ज़्यादा अपने टीचर्स को सवाल पूछोगे, आपके कंसेप्ट उतने बेहतर बनेंगे। तो सवाल पूछा करें आप, है ना? सवाल मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि सर आपने डोपामाइन को इनहिबिटिंग हार्मोन की कैटेगरी में कैसे लिखा हुआ है? क्या रीजन है कि आपने डोपामाइन को इनहिबिटिंग हार्मोन में लिखा? तो मैं उसका रीजन बता देता हूँ बेटा। देखो डोपामाइन जो है, डोपामाइन का एक और नाम है पीआईएच। पीआईएच का मतलब होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी कि जब डोपामाइन रिलीज होता है तो प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन करता है वो, इसलिए हमने डोपामाइन को इनहिबिटिंग हार्मोन में लिखा है। क्लियर है? सवाल पूछा करो, जितने सवाल पूछोगे आपके कंसेप्ट्स ओपन अप होंगे। चलो, तो हमने सबसे पहले नर्वस सिस्टम का एक कंपोनेंट पढ़ा हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, कि हम कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप पिट्यूटरी का डिस्कशन होगा, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का डिस्कशन करेंगे हम। पीनियल ग्लैंड भी अगेन नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, एपिथैलेमस का पार्ट है वो। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, ये सब जो है हम अभी धीरे धीरे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं पिट्यूटरी या हाइपोफाइसिस से। एक बारी को मैं कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे याद करवाना चाहता हूँ बेटा, ताकि क्या है कि चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हो। देखो मैंने अभी कहा कि एक अपने ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन का एक कंपोनेंट है थैलेमस। इस थैलेमस के नीचे वाले पोर्शन को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब क्या हो गया? नीचे की तरफ, यानी थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के ऊपर की तरफ एपिथैलेमस। कितने आसान नाम रखें देखो। इस हाइपोथैलेमस के भी नीचे देखो, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस के नीचे आपको एक ग्लैंड दिख रही है इस तरीके से नीचे, जो हैंग डाउन होती हुई दिख रही है। इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से नीचे की तरफ एक हैंगिंग डाउन एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एपिथैलेमस के भी पीछे की तरफ एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड और एपिथैलेमस के साथ कौन सी एसोसिएटेड है, पीनियल ग्लैंड। में अभी इसका भी आपको एक लोकेशन बताऊंगा एग्जैक्ट, पर मैं यहाँ पे आपको दो नाम याद करवाना चाहता हूँ। देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से इनका नेमिंग किया गया ताकि आप इनको अच्छे से याद कर सको। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। हाइपोफाइसिस सेरेब्राई क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। सेरेब्रम सेरेब्रम के साथ एसोसिएटेड है, ये हो गया आपका सेरेब्रम। ये लो, ये सेरेब्रम के नीचे थैलेमस वाला पोर्शन, और ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। और अगर बेटा ये हाइपोथैलेमस की वजह से हाइपोफाइसिस सेरेब्राई है, तो मुझे बताओ पीनियल ग्लैंड को एपिथैलेमस की वजह से क्या मैं एपीफाइसिस सेरेब्राई नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है, ये दो नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई और एपीफाइसिस सेरेब्राई। एपीफाइसिस सेरेब्राई एपिथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है और हाइपोफाइसिस सेरेब्राई हाइपोथैलेमस के साथ एसोसिएटेड है, यानी हाइपोफाइसिस सेरेब्राई तो पिट्यूटरी है और एपीफाइसिस सेरेब्राई है पीनियल ग्लैंड। क्लियर है ये नाम? तो हम लोग पहले यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है ये एक स्टॉक। इस एनलार्ज्ड वर्जन को देखें आप, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वो स्टॉक जो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करके रखता है हाइपोथैलेमस के साथ में, इसका नाम है बेटा इनफंडिबुलम। इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। और कितना क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स बना रखे हैं, एक को आप बोलते हो एंटीरियर लोब और एक को आप कहते हो पोस्टीरियर लोब, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनके भी प्रॉपर नेम है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की डिस्कशन करेंगे और डिटेल में, तब हम वहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरा मकसद पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी से ज़्यादा जो है आपको बॉडी के सारे हार्मोन्स की हम बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं पिट्यूटरी के और डेप्थ में डिस्क्रिप्शन में गया तो, इसलिए हम केवल हार्मोन्स तक ही सीमित रखते हैं। ये देखो आपका पिट्यूटरी का लोकेशन, अगर हम लोग फेस के हिसाब से या हेड के हिसाब से उसके कंपैरिजन में अगर हम देखना चाहें तो काफ़ी डेप्थ में अंदर की तरफ जो है पिट्यूटरी प्रेजेंट रहती है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, जैसे मैंने आपको इसका नाम बताया, क्या क्या रिलीज करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा आएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा आएगा। इसलिए मैंने पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर के अंदर एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर के अंदर जो है वो आएगा आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस दो ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कोई भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता। यानी ये जो दो नाम है ऑक्सीटोसिन और एडीएच आपके सामने, ये दोनों हार्मोन्स बनाता कौन है बेटा, हाइपोथैलेमस, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वापस बता रहा हूँ, कोई भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करता, ये केवल स्टोर करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को। ऑक्सीटोसिन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीटोसिन बेटा इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। पार्चुरेशन मतलब जो डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के बाद में, उस डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका एक तो ये मेन फंक्शन आपको याद रखना है, पार्चुरेशन। उसके अलावा आपका ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन का काम करता है। मिल्क इजेक्शन का मतलब जो डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट से जो मिल्क इजेक्ट होता है, वो मिल्क इजेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। जब आप डिलीवरी वाला कंसेप्ट, पार्चुरेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते हो क्लास 12th में, तो वहां पर आपको जो है मेन ऑक्सीटोसिन का फंक्शन समझ में आएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन। इसके अगर हम नामों को समझें बेटा तो देखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ये डायूरेटिक का ऑपोजिट है। सर डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक वो सब्सटेंस होता है बेटा जो डायूरेसिस करवाता है। सर डायूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है अगर आपका यूरिन का आउटपुट बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं डायूरेसिस, यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यूरिन की वो बढ़ गई। यानी आप ये कह सकते हो कि सर पॉलीयूरिया, हाँ बिल्कुल पॉलीयूरिया, यानी कि अगर मल्टीपल टाइम्स आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायूरेसिस। अब अगर बेटा डायूरेसिस होगा तो बॉडी से वाटर लॉस तो ज़्यादा होगा, लेकिन आपकी बॉडी नहीं चाहेगी कि वाटर लॉस ज़्यादा हो। तो अगर कंडीशंस ऐसी आ जाए जिसमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करना पड़े तो ये हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एडीएच, जो एंटी डायूरेसिस यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? ये जाएगा नेफ्रॉन्स के पास और नेफ्रॉन्स से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट करके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन
करवा लेता है। इसके अलावा इसका एक और नाम रखा है हमने वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन अगर नाम को मैं समझाने का ट्राई करूँ आपको, तो वैसोप्रेसिन यानी कि ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है, और प्रेसिन मतलब उसको प्रेस करना, यानी ब्लड वेसल्स को प्रेस करना। सर ब्लड वेसल्स को प्रेस करना मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, उसको नैरो बनाना, बिल्कुल सही बात है। यानी ये आपकी बॉडी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और आप अच्छे से जानते हो जब भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जब भी वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो ब्लड प्रेशर, उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। तो एडीएच ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है। ये इसका मेजर फंक्शन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स हम लोगों को आज यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, आप तो बस ये याद रखना कि उसके नाम में क्या आएगा, ट्रॉफिक हार्मोन। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका दूसरा नाम क्या है, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन या फिर एसटीएच, आया वर्ड ट्रोपिक, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, अगर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा। और अगर हाइपोथैलेमस से आया सोमेटोस्टेटिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो इस ग्रोथ हार्मोन को ये कम करवाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ इनहिबिट होगी। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस ही इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहला था ग्रोथ हार्मोन। सेकंड है प्रोलैक्टिन या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। सब में नाम देखना, हम ट्रोपिक ही यूज करेंगे। देखो बेटा, लैक्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है मिल्क। तो लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन जो है मिल्क सिंथेसिस में रोल प्ले करता है ना, प्रेगनेंसी में, एट द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जब पार्चुरेशन होने वाला है उससे जस्ट पहले प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, ताकि मिल्क सिंथेसिस किया जा सके। जो न्यूबॉर्न अब आने वाला है, उस न्यूबॉर्न के लिए मिल्क का सिंथेसिस पहले ही तैयार किया जाता है, ताकि उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। और ये मिल्क सिंथेसिस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। सर थोड़ी देर पहले आपने और मिल्क का नाम लिया था, तो वो क्या था? देखो, एक है मिल्क सिंथेसिस करवाने वाला, वो है प्रोलैक्टिन। और एक है उस मिल्क को बॉडी से इजेक्ट करवाने वाला या बाहर निकलवाने वाला, वो है ऑक्सीटोसिन। भाई मिल्क सिंथेसाइज होते सीधा थोड़ी बॉडी से बाहर आएगा, वो बॉडी में स्टोर्ड रहता है, और जब जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीटोसिन उसे रिलीज करवाता है। तो दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो एक मिल्क इजेक्शन करवाने वाला ऑक्सीटोसिन है, और मिल्क को सिंथेसाइज करवाने वाला कौन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो बिल्कुल अलग अलग इसके फंक्शन है। तीसरा हार्मोन है थायरोट्रोपिन। अगेन थायराइड ग्लैंड के पास जाकर उस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ताकि थायराइड अपने हार्मोन्स T3 T4 का फॉर्मेशन कर सके। ये है TSH, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ताकि वो T3 T4 बना सके। उसके अलावा ACTH की बात करते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन कहा जाता है इन्हें। अब नाम कहाँ से पढ़ा बेटा, देख, एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिक मतलब कॉर्टेक्स। आपको पता होगा एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या कहलाएगा बेटा, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जैसा मैंने तुम्हें कहा, एंटीरियर पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ये आपकी बॉडी की तो बाकी की ग्लैंड से उन बाकी की ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है कि कब उनका सिंथेसिस इंक्रीज करना है, कब उनका सिंथेसिस डिक्रीज करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो उन्हीं हॉर्मोन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और नेम हमने कुछ ऐसा रखा है ताकि आप क्लियर क्लियर समझ सके कि कौन किसको स्टिमुलेट करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, TSH थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, और सबसे लास्ट में देखो आप गोनेडोट्रोपिन्स की हम बात करेंगे, LH और ICSH और एक FSH। ठीक है, LH ICSH और FSH। देखो LH और FSH, सबसे पहली बात, इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड यूज किया जाता है, गोनेडोट्रोपिन। वापस वर्ड क्या यूज हो गया बेटा, ट्रोपिन। ट्रोपिन पहचान है एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की। ये गोनेडोट्रोपिन, जैसा नाम से क्लियर समझ में आ रहा है, गोनेड्स पे एक्ट करता है, और गोनेड्स पे एक्ट करके ये मल्टीपल हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन करवाता है। इन गोनेडोट्रोपिन्स के दो टाइप है, LH और FSH। फीमेल के अंदर नाम है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल के अंदर नाम है ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है तो आपने पढ़ा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो वर्ड उठाया गया वो है ल्यूटिनाइजिंग, यानी इस कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल में इसी LH को कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो किसको स्टिमुलेट कर रहा है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। इंटरस्टिशियल सेल कौन से हैं सर, इंटरस्टिशियल सेल
टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट लेडिक सेल्स को कहा जाता है, जो रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स यानी मेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो जब आप लेडिक सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करोगे तो ऑब्वियसली क्या रिलीज होगा, एंड्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स का रिलीज कौन करवाता है, आईसीएसएच। नेक्स्ट है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। कौन से फॉलिकल्स बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स। लेकिन ये एफएसएच मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है। फीमेल में ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और मेल में ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, जो आगे चल के एक और प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो रिप्रोडक्शन में हम ये सब चीज़ें और डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ हॉर्मोन्स, मेजर हॉर्मोन्स और उनके फंक्शंस की यहाँ पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और हार्मोन है जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर इसके नाम में तो ट्रोपिन आ ही नहीं रहा, यहाँ ट्रोपिन आ रहा है, यहाँ ट्रोपिन आ रहा है, यहाँ ट्रोपिन है, यहाँ ट्रोपिन है, गोनेडोट्रोपिन है। इसमें ट्रोपिन क्यों नहीं है, इसमें भी ट्रोपिन है, इसमें भी ट्रोपिन है। इसका नाम है बेटा मेलानोट्रोपिन। इसका एक और नाम है मेलानोट्रोपिन और दूसरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो किसको स्टिमुलेट करेगा, मेलानोसाइट्स को। मेलानोसाइट्स क्या है सर, मेलानोसाइट्स हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम रखा गया है मेलानोसाइट्स, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंट बनाते हैं जिसका नाम है मेलानिन। आपने सुना होगा मेलानिन के बारे में कि जब हम सोलर रेडिएशंस में यानी बाहर खुले में जाते हैं तो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को से बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या रिलीज करवाती है, मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको अंदर डेप्थ तक जाने नहीं देता। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप धूप में घूमोगे उतना आपको पता है टैनिंग होती है, हमारी बॉडी का कलर डार्क होता रहता है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर निकलते उतना ज़्यादा मेलानिन का सिंथेसिस होता है। और ये सिंथेसिस कौन करवाता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच या फिर मिलानोट्रोपिन। इसमें एक थोड़ा सा और चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो एमएसएच है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ह्यूमन बींग्स में तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, लेकिन दूसरे एनिमल्स में पिट्यूटरी के अंदर एक और लोब मिलेगा जिसको आप कहते हो मिडल पिट्यूटरी। दूसरे एनिमल्स में मिडल पिट्यूटरी से रिलीज होता है एमएसएच, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है रिलीज होता है। ह्यूमन बींग्स में एक्चुअल में क्या होता है कि जो मिडल पिट्यूटरी वाला पार्ट है, मिडल पिट्यूटरी वाला पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में एमएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की। तो ये मैं इसका लोकेशन आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एक बार वापस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो पीनियल ग्लैंड हमने कहा था ये सर थैलेमस, ये थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। थैलेमस और थैलेमस के पीछे की तरफ अगर आप इसको और एनलार्ज वर्जन देखोगे तो इस तरफ ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको, इसको आप कहते हो पीनियल ग्लैंड, यानी कि एपीफाइसिस सेरेब्राई। वो क्या थी पिट्यूटरी, हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, इसलिए इनका ऐसा नेमिंग किया गया है। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन बनाती है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। और ये आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आपने बहुत बारी बहुत से लोगों से ये बात सुनी होगी कि अगर किसी काम को 21 दिन तक बराबर किया जाए तो वो आपकी आदत में या आपकी बॉडी उसके हैबिचुअल हो जाती है। सुना होगा ना आपने अपने पेरेंट्स से या किन्हीं और लोगों से कि अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठो 21 दिन तक तो 22वें दिन आपकी बॉडी अपने आप आपको 5 बजे उठा देगी। उसका रीज़न है ये बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी बॉडी एक क्लॉक मेंटेन करती है कि किस टाइम पे क्या करना है। इसलिए ऐसा कहा जाता है आपको हमेशा कि हर काम का एक प्रॉपर रेगुलर पैटर्न रखना चाहिए ताकि आप लंबे टाइम तक एक हेल्दी लाइफ जी सके। अगर आप कभी लंच करते हो 1 बजे, कभी लंच करते हो 4 बजे, कभी लंच करते हो 11 बजे, तो आप अपनी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक का जो रिदम है जो पीनियल ग्लैंड मेंटेन कर रही है उसको कंफ्यूज कर रहे हो आप पीनियल ग्लैंड को। तो पीनियल ग्लैंड अगर कंफ्यूज रहेगी तो वो आपकी बॉडी को कभी भी एक रेगुलर पैटर्न में काम करने नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ पर्टिकुलर जो रूटीन है अपनी डेली रूटीन को उसको जो है प्रॉपर मेंटेन करते रहें ताकि आप इस बायोलॉजिकल क्लॉक को ज़्यादा ना छेड़े। तो ये अपना मेलाटोनिन का काम है जो कहाँ से रिलीज होता है, पीनियल ग्लैंड से। अब 3 ग्लैंड का ऐसा हम डिस्कशन करेंगे जिनके तीनों के नाम बहुत मिलते जुलते हैं, थायराइड, थाइमस और पैराथायराइड। और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहते हैं इन सारी ग्लैंड्स के अंदर कि सर थायराइड कहाँ है, पैराथायराइड कहाँ है और थाइमस कहाँ है। तो एक बार इनका लोकेशन बहुत क्लियर मैं आपको समझा दूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये आपकी बॉडी का नेक वाला एरिया, इस नेक वाले एरिया में ये देखो ट्रेकिया प्रेजेंट है जिसको आप
विंड पाइप कहते हो। ये है थायराइड नाम का एक कार्टिलेज जो कि लेरिंग्स का पार्ट है। आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रैकिया का इंटीरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लेरिंग्स, और इस लेरिंग्स का सबसे बड़ा कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज। इस थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे की तरफ आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड ग्लैंड दिखेगी जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के दो लोब दिख रहे हैं बेटा आपको यहाँ पे, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब, और एक कनेक्टिव टिश्यू का जंक्शन इन दोनों लोब्स को जो है आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये है थायराइड ग्लैंड, नेक में प्रेजेंट है। पैराथायराइड की बात करते हैं। अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड को उल्टा करके देखूं, ये थायराइड ग्लैंड अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं, तो इस थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में यानी इसके डॉर्सल साइड की बात कर रहा हूँ, फ्रंट की बात नहीं कर रहा। कौन सा सरफेस? उसका बैक सरफेस या उसके डॉर्सल सरफेस के ऊपर चार छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो इसके साथ बहुत एक डेप्थ में कनेक्टेड रहती है, मतलब इसका स्ट्रक्चरल कनेक्शन होता है इसके साथ अच्छा खासा। इन ग्लैंड्स का नाम क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, यानी थायराइड के पीछे के सरफेस पे प्रेजेंट चार ग्लैंड्स जिनका नाम है पैराथायरॉयड। और तीसरी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। तो ये देखो आप, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, तो दो लंग्स के बीच वाले एरिया में एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है थाइमस। कंफ्यूज होते हैं नाम, थाइमस दो लंग्स के बीच में, थायराइड नेक में, और थायराइड के पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो इन सभी ग्लैंड्स को एक साथ हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में अभी मैंने बताया कि दो लोब्स होते हैं और उनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया है इस्थमस। ये वाला पोर्शन, एक नैरो पोर्शन, क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर और डिटेल में चलते हैं। तो देखो बेटा, थायराइड ग्लैंड का अगर मैं हिस्टोलॉजिकल सेक्शन दिखाऊं आपको कट करके, तो इन थायराइड ग्लैंड के अंदर इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स। ये सारे थायराइड फॉलिकल्स हैं। इन सभी थायराइड फॉलिकल्स के अंदर आपको कुछ सेल्स दिख रहे होंगे। इन सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर सेल्स। और ये फॉलिकल्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता है? ल्यूमन कहलाता है ये। तो ये फॉलिकुलर सेल्स और ये फॉलिकुलर सेल्स के बीच का ल्यूमन, और ये एम्प्टी नहीं होता बेटा, इसके अंदर ना एक प्रोटीन भरा होता है, एक फ्लूइड होता है, प्रोटीनिशियस फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनको हम कहते हैं T3 और T4। T3 और T4। T3 में ये थ्री क्या है? तो थ्री का मतलब है ट्राई आयोडो थायरोनिन, यानी थायरोनिन जिसमें तीन आयोडीन प्रेजेंट है, तो क्या नाम हो गया? T3। और अगर चार आयोडीन प्रेजेंट होगा तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन, जिसको प्रॉपरली आप कहते हो थायरोक्सिन। तो ये दोनों ही थायराइड हार्मोन्स है। तो जब हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन दो टाइप, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। तो ये तो कहाँ से रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं फॉलिकुलर सेल्स से। अब अगर इस स्ट्रक्चर को और ढंग से आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको फॉलिकल्स के बीच में कुछ और सेल्स देखो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये फॉलिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, फॉलिकल का पार्ट नहीं है। देखो फॉलिकुलर सेल तो फॉलिकल्स के अंदर का पार्ट है, यानी कि अगर ये फॉलिकल है समझो, तो इस फॉलिकल के खुद के सेल्स तो क्या कहलाएंगे? फॉलिकुलर सेल्स। और इन फॉलिकुलर सेल्स के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको कहा जाता है पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये पैरा फॉलिकुलर सेल भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है TCT, थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन के फंक्शन पे मैं थोड़ी सी देर में बात करूंगा, फिलहाल आपको नाम याद करवा देता हूँ। देखो इसके नाम में क्या वर्ड यूज हुआ है? कैल्शियम, यानी कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन जो आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, उसका नाम है थायरोकैल्सीटोनिन। कुछ बुक्स में इसको सिंपली कैल्सीटोनिन नाम से लिखा गया है, तो वो एक ही बात है, कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। आई होप चीजें क्लियर है। वापस एक बार बता दूं, फॉलिकल सेल से क्या आता है? T3 T4, और पैराफॉलिकुलर सेल से क्या आएगा? TCT। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। T3 T4 का मेन फंक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है कि आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करता है। देखो केवल इतना सा फंक्शन बता रहा हूं मैं कि ये BMR यानी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म की जो रेट है ये उसको कंट्रोल करता है, लेकिन ये इतना सा फंक्शन सफिशिएंट नहीं है थायराइड को एक्सप्लेन करने के लिए। थायराइड आपकी बॉडी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो जब हम थायराइड ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग जो है इनकी और बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड की। जैसा मैंने कहा, थायराइड के बैक सरफेस पे या डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। अब मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा आपको किसके साथ में? थायरोकैल्सीटोनिन के साथ में। देखो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है। कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है यानी आपके ब्लड में
प्रॉपर लेवल पे कैल्शियम प्रेजेंट होना चाहिए। इसके लिए दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, एक है पीटीएच पैराथायरॉयड और एक है टीसीटी। आप इसको कैसे याद करोगे? आप इसको ऐसे याद करोगे कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और टीसीटी इसका एंटागोनिस्टिक है, यानी इसका ऑपोजिट काम करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। तो टीसीटी कम करता है, पीटीएच इसको बढ़ाता है, ये काम जो है इसके रहते हैं। अब कैसे करता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग इन ग्लैंड्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर सारे हार्मोन्स आज देखेंगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं इनको। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, थाइमस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि थाइमस प्रेजेंट होती है लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में। इसमें भी आपको दो लोब्स जो है आपको देख सकते हो, ये दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं थाइमस के अंदर। और ये अगेन थायराइड ग्लैंड, इसके ऊपर वाला पोर्शन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ये हो गया ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के नीचे की तरफ स्टर्नम के भी पीछे और दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है ग्लैंड, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। और ये दो हार्मोन्स बनाती है, थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन। थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन, अगर आपको याद हो तो हमारे डब्ल्यूबीसीज में आपने पढ़े होंगे लिम्फोसाइट्स। उन लिम्फोसाइट्स का एक टाइप पढ़ा होगा आपने, टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स। इनका मैच्योरेशन जो है इसी थाइमस के अंदर होता है, और हार्मोन जो इसका मैच्योरेशन करवाता है वो कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। क्लियर है बात? यानी ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ये ग्लैंड। इसके हार्मोन टी सेल्स का मैच्योरेशन करवाते हैं, और इन्हीं टी सेल्स की वजह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट जिसका नाम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ये ग्लैंड। और डिटेल में अगर आप बात करना चाहो तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स भी यहीं से मैच्योर होकर निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैंक्रियास की। पैंक्रियास की सबसे खास बात पता है क्या है? पैंक्रियास की सबसे खास बात ये है कि पैंक्रियास में डक्ट भी प्रेजेंट है। ये देखो आप, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। हमने पढ़ा है कि जिन ग्लैंड्स में डक्ट होते हैं सर, वो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बिल्कुल सही बात है। अब बिकॉज इसमें डक्ट प्रेजेंट है पैंक्रियास में, इसलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन पैंक्रियास हॉर्मोन्स भी बनाती है, इसका मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी है और हार्मोन भी बना रही है, यानी एंडोक्राइन भी है, ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है इनको, क्योंकि ये दोनों एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है। लोकेशन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देखो, आपके एब्डोमेन के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पैंक्रियाज है। एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ है? तो देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ग्रीन कलर का जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे। इस गॉल ब्लैडर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है लीवर, और लीवर के नीचे ये डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है? डुओडेनम। ये डुओडेनम यहाँ कहाँ ओपन होगा? स्टमक। तो ये जो डुओडेनम में यू शेप्ड या सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है, इस सी के लूप के अंदर प्रेजेंट होती है पैंक्रियास। ये किडनी, किडनी पैंक्रियास के जस्ट लेफ्ट साइड में और उस तरफ वाली साइड में प्रेजेंट होगी। अप्रोक्सीमेटेड लोकेशन है सबका एब्डोमेन में साथ साथ में। तो ये पैंक्रियास की हम बात करते हैं। अब पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, हॉर्मोन्स भी सिक्रेट करती है। तो पैंक्रियास में हम बात करते हैं कि पैंक्रियास में ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमारे पैंक्रियास में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे सेल्स अलग अलग टाइप का हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे कि पहला है अल्फा सेल। अल्फा सेल एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। दूसरा है बीटा सेल जो एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन। तीसरा है डेल्टा सेल जो एक हार्मोन बनाता है सोमेटोस्टेटिन। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम लिया था वापस, कि ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और साथ साथ में पैंक्रियास से भी रिलीज होता है। उसके अलावा एफ सेल भी प्रेजेंट होता है, जो रिलीज करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये सारे के सारे हार्मोन्स है बेटा, ये सारे के सारे हार्मोन्स है। लेकिन अगर मेजर फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसुलिन हमारे बॉडी में जो ब्लड का शुगर लेवल, यानी जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, उसको कम करने का काम करता होगा। आपने सुना है इस बारे में कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन नहीं जाकर अप होने लगता है, जिसको आप कहते हो डायबिटीज मलाइटस। और ग्लूकागॉन जो है इंसुलिन का एंटागोनिस्ट है। देखो इस वर्ड को ध्यान रखो आप, एंटागोनिस्ट मतलब उसका ऑपोजिट, यानी जो काम इंसुलिन करेगा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट काम कौन करेगा? ग्लूकागॉन। तो अगर इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है तो ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। अगर आप और डेप्थ में जाके इन हॉर्मोन्स की स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और इसी के ऑपोजिट ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने वाले बहुत सारे हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है,
थायराइड हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, स्टेरॉल बढ़ाता है, एड्रेनालिन बढ़ाता है। तो आप देखो बढ़ाने वाले हार्मोन इतने सारे, बढ़ाने वाले हार्मोन इतने सारे, ये सारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, और कम करने वाला हार्मोन केवल एक। अब आप सोचें, अब आप सोचें, जब वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला हार्मोन एक ही है, और अगर उसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल स्पाइक तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये 5 बढ़ा रहे, वो इकलौता उनसे लड़ने वाला था, उसकी भी हो गई कमी। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन जो है डिसऑर्डर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड, इसका नाम इसकी लोकेशन समझाता है आपको। कैसे समझाता है? तो रेनल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? किडनी के लिए यूज करते हैं। और एड का मतलब होता है अबाव, तो एड्रिनल का मतलब क्या होगा? एक ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। ये रही आपकी किडनीज, इन किडनीज के ऊपर आपको एक कैप लाइक ग्लैंड दिख रही होगी, इसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। अगर इस एड्रेनल ग्लैंड की हम एक डिवीजन देखें तो इस एड्रिनल ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाएगा, और ये जो बीच वाला पोर्शन है वो मेडुला कहलाएगा। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ह्यूमन बींग्स में हम लोग ने बहुत सारे ऑर्गन्स में बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स का है, अंदर वाले पोर्शन को मेडुला का है। तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे। आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कॉर्टेक्स मेडुला, ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो कॉर्टेक्स मेडुला। तो यहाँ पे भी हमने क्या बनाया? कॉर्टेक्स और मेडुला। लेकिन लेकिन डिफरेंसेस बहुत क्लियर होते हैं बेटा कॉर्टेक्स और मेडुला में। ऐसा नहीं है कि सर बाहर वाला स्ट्रक्चर है तो कॉर्टेक्स नाम दे दो और नहीं तो मेडुला नाम दे दो। अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉपर बात करूं, और माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप इसको देखोगे, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है बेटा, ये बिल्कुल ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंड का बना ही है। किसका बना है? ग्लैंड का बना है। जबकि एड्रिनल मेडुला नर्व न्यूरॉन्स का बना है, यानी कि इनका ओरिजिन हुआ है नर्वस सिस्टम से। न्यूरॉन्स ही, नर्वस सिस्टम ही मॉडिफाई होकर जो है मेडुला का फॉर्मेशन करते हैं। तो एड्रिनल मेडुला और डेप्थ में बात करूँ तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसलिए आप देखना मेडुला से रिलीज होने वाला हार्मोन एड्रिनालिन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी इमरजेंसी में जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनालिन को ही बूस्टअप करता है, क्योंकि वो एड्रिनल मेडुला ही एड्रिनालिन रिलीज कराता है। और एड्रिनल मेडुला खुद क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये न्यूरॉन्स जो है सिक्रीशन का काम करते हैं। तो इसलिए इमरजेंसीज में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पोर्शन को, जो रिलीज करता है एड्रिनालिन। इसलिए एड्रिनालिन के फंक्शंस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन आप एक जैसे लिखते हो। कॉर्टेक्स की बात करूं प्रॉपर, तो हमने कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। देखो ये सबसे बाहर वाली लेयर पहली, जिसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर वाली लेयर दूसरी, जिसका नाम है जोना फेसिकुलेटा, और ये तीसरी वाली लेयर। अलग अलग कलर दिख रहे होंगे आई होप। ये तीसरा लेयर, ये दूसरा लेयर, और ये पहला लेयर। ठीक है। और सबसे अंदर वाला लेयर का नाम है जोना रेटिकुलारिस। सर याद कैसे करना है? तो याद करने की तरीका भी बता देता हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट याद करो। किडनी में जीएफआर पढ़ते हो आप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बस जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, एफ फॉर फेसिकुलेटा, आर फॉर रेटिकुलारिस। सीक्वेंस रहेगा जी, एफ और आर। ठीक है। ग्लोमेरुलोसा, जी, एफ फेसिकुलेटा और आर रेटिकुलारिस। ये हो गया याद। अब ये तीनों लेयर्स अलग अलग हार्मोन से सिंथेसाइज करते हैं भाई। ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा में याद करने का भी टेक्निक यही बता रहा हूँ। वर्ड क्या यूज हुआ है? मेरुलो। वर्ड क्या है? मेरुलो। उस मेरुलो से मिलता जुलता वर्ड क्या है? मिनरलो। तो मेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, जोना फेसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, और जोना रेटिकुला से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे। सर ये कॉर्टिकॉइड्स वर्ड कैसे याद करना है या ये कहाँ से आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स जो भी हॉर्मोन्स बनाते हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉइड्स हैं। ये कॉर्टेक्स के जितने भी हॉर्मोन्स आप पढ़ोगे सारे के सारे केमिकली क्या है? स्टेरॉइड्स। तो कॉर्टेक्स का कॉर्ट और इसका ऑइड्स क्या बन गया? कॉर्टिकॉइड्स। तो इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर दो तो क्या बन गया? कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल, अगर ये वो कॉर्टिकॉइड्स जो आपकी बॉडी में मिनरल मेटाबॉलिज्म देखते हैं तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखेंगे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं वो कौन से हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्लियर है? सारे के सारे जो है स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप लोगों ने सुना हुआ है वो है एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन, और इसका एक और होता है 11 डी ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। देखो आप लोगों ने
मोस्टली एल्डोस्टेरॉन ही पड़ा होता है, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक ग्रुप का नाम है, एक पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरॉन और 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। फिर हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में रिलीज होता है कॉर्टिसोल नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक सवाल पूछ सकते हो कि सर हमने बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा है कि सर वो हर बार पूछते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन के फंक्शन पूछते हैं। तो बेटा देख, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है? हाइड्रोकॉर्टिसोन इसी कॉर्टिसोल का सिंथेटिक एनालॉग है। सिंथेटिक एनालॉग यानी काम वही करेगा जो काम किसका है, कॉर्टिसोल का, लेकिन सिंथेटिक तरीके से बनाओगे तो वो कहलाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन। इन चीज़ों को आप और भी जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपके ही नीट एग्जाम की बात करूँ तो आप लोगों ने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, लेनोवो अर्गेस्टेरल। लेवोनो है, सॉरी, वो इट इज लेवोनो अर्गेस्टेरॉल है ना, नॉट लिनोवो, इट इज लिवोनो अर्गेस्टेरॉल। एलएनजी, आपने एलएनजी 20 सुना होगा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम है, आईयूडी का नाम है एलएनजी 20, तो उस एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लेवोनो अर्गेस्टेरल। ये लेवोनो अर्गेस्टेरल बेटा कुछ नहीं है, ये आपके सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का नाम है। ये भी प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये सिंथेटिक है। तो जैसे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन लेवोनो अर्गेस्टेरॉल, वैसे ही सिंथेटिक कॉर्टिसोल को आपने क्या नाम दिया है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो चाहे क्वेश्चन हाइड्रोकॉर्टिसोन भी आएगा तो आपको आंसर कॉर्टिसोल के हिसाब से ही देना है। उसके अलावा हम बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स की, तो सेक्स हार्मोन्स में एंड्रोजन्स यानी मेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सर क्या मतलब दोनों ही रिलीज होते हैं? दोनों ही रिलीज होते हैं, बिल्कुल। मेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, और फीमेल में एंड्रोजन्स भी रिलीज करता है। यानी फीमेल मेल में कॉमन हार्मोन्स हैं, लेकिन इनका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले इन सेक्स हार्मोन्स का। एंड्रोजन्स का एग्जांपल में देखो, दिया, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन डिया, और एंड्रोस्टेनेडायोन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने सुना होगा वो है टेस्टोस्टेरॉन। इसलिए तीनों एंड्रोजन्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन में, तो आप कहते हो कि सर मेल सेक्स हार्मोन्स जितने भी हैं उन सबके ग्रुप का नाम है एंड्रोजन्स, और उसका सब जो सबसे पोटेंट एग्जाम्पल है वो है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस इनमें होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल मेडुला की। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स तो हमने बात कर ली, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एक अल्कोहल से बने होते हैं, उस अल्कोहल का नाम है कैटेकॉल, कैटेकॉल, और उन कैटेकॉल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं कुछ अमीन्स, इसलिए इन सभी हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, कैटेकॉल अमीन्स कहा जाता है एड्रिनल मेडुला के सभी हार्मोन्स को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डोपामाइन, एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था डोपामाइन के बारे में कि एड्रिनल मेडुला से भी रिलीज होता है। तो डोपामाइन, एड्रिनालिन जिसका एक और नाम है एपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रिनालिन जिसका एक और नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। इनके डिटेल्स फंक्शंस जो है आप बस इतना याद रखो कि ये एड्रिनालिन आपकी बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन है, वो आपने सुना होगा फ्लाइट फ्राइट वाले हार्मोन्स, ये वो हैं। तो डिटेल्ड फंक्शन जब हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर, तब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्लैंड्स जो हमने अलग अलग पढ़ी, अब हम आ जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर। सेक्स ऑर्गन्स जैसा हमने कहा गैमीट बनाने के अलावा इनका एक और काम होता है, और वो है हार्मोन का प्रोडक्शन। तो पहले हम मेल की बात कर ले, तो मेल गोनेट्स या मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये टेस्टिस कौन से हार्मोन्स बनाता है बेटा, एंड्रोजन्स। कौन से एंड्रोजन्स? एंड्रोजन्स बनाता है ये, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। ये आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स बनाता है, जैसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले और बात की थी। एंड्रोस्टेनेडायोन भी इसी का एग्जाम्पल होता है। हमने ऑलरेडी सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग फीमेल में, तो फीमेल में गोनेड कौन है, ओवरी। तो ओवरी बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स बनाती है, जिसमें एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन, उसके अलावा रिलैक्सिन और इनिबिन, ये सारे इसके नाम है। हम लोग बेसिकली, मैं आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस बता देता हूँ। देखो प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो आप नेमिंग भी समझ सकते हो इनकी, प्रोजेस्टिरॉन, ये स्टिरॉन को मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टिरॉन। तो देखो मैं आपको वर्ड बताता हूँ कैसे बनता है। ये ओन वर्ड कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेरॉइड को रिप्रेजेंट करता है कि ये केमिकली स्टेरॉइड है, और कैसा स्टेरॉइड, कीटोनिक स्टेरॉइड। जेस्ट वर्ड हमने उठाया जेस्टेशन से,
जेस्टेशन मतलब डेवलपमेंट, मतलब प्रेगनेंसी के वक्त जो 9 मंथ्स का पीरियड रहता है दैट इज जेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और प्रो यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी एक कीटोनिक स्टेरॉइड जो जेस्टेशन या प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए आपने सुना होगा कि प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी का मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो फंक्शन किसके हैं, प्रोजेस्टेरॉन के। और उसके अलावा फीमेल सेक्स बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो फंक्शंस है एस्ट्रोजन के। तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है। कुछ फंक्शंस ओवरलैप भी करेंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करता है, तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो बेटा समझना है, आप चीज़ों को जितना क्लियरली समझोगे, मैस नहीं करोगे ना चीज़ों को, तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूबर्टी के वक्त ब्रेस्ट एनलार्जमेंट किसकी वजह से होता है या मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ फीमेल में किसकी वजह से होती है, तो आप सिंपली आंसर करना एस्ट्रोजन। मैंने आपको क्या बताया, फीमेल के जितने भी सेक्स रिलेटेड जो फंक्शंस है वो किसकी वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से। और प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो जो प्रेगनेंसी जब होती है तो फर्दर डेवलप होता है मेमोरी ग्लैंड्स, और तो उस वक्त जो मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है वो मेनली प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, और प्यूबर्टी के बाद जो है वो मेनली एस्ट्रोजन की वजह से होता है। बाकी रिलैक्सिन हार्मोन जब आप पार्चुरेशन पढ़ोगे तो पार्चुरेशन में आपको पता चलेगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस का रिलैक्सेशन कराता है। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते। और इनिबिन हार्मोन, ये इनिबिन हार्मोन बेटा मेल में भी प्रेजेंट होता है, एफएसएच का इनिबिशन करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं। हम लोग यहाँ मोस्टली मेजर हार्मोन्स की बात करेंगे। नाम मैं सबके बताऊंगा, लेकिन फंक्शंस जो है हम लोग मेजर हार्मोन्स के ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे केवल, क्यों नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम किडनी की। अब हम आ गए हैं ऑर्गन्स के ऊपर। ऑर्गन्स जिनका अपना एक एक फंक्शन रहता है, सबका पर्टिकुलर फंक्शन है। किडनी का अपना फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गन्स कुछ हॉर्मोन्स भी बनाते हैं। तो अगर हम किडनी से बात शुरुआत करें तो बेटा किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनाती है आपकी बॉडी के, तो ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। सबसे पहला नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जैसा नाम वैसा काम। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। क्या होता है बेटा एरिथ्रोपोइसिस? एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसीज का फॉर्मेशन। आरबीसीज फॉर्म करवाता है एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन, जो कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। उसके अलावा रेनिन नाम का एक हार्मोन है। तो अगर आपको याद हो तो आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा एक सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो उसमें जो रेनिन है वो रेनिन कहाँ से आता है, किडनी से आता है। रेनिन वर्ड उठाया तुमने, रिनाल से ही है बेटा। रिनाल से सीक्रेट होने वाला हार्मोन रेनिन कहलाएगा। रिनाल किसको कहते हैं, हम किडनी को कहते हैं। और तीसरा एग्जांपल है इसका 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इसके बारे में आपको एक साथ बताऊंगा। लीवर के अंदर DHCC, क्या नाम है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल, DHCC। मैं आता हूँ इसके ऊपर वापस। नेक्स्ट बात करते हैं, लीवर की बात करते हैं हम लोग। देखिए किडनी हो गया, लीवर। लीवर के हार्मोन्स की बात करें तो लीवर में एक प्रो हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्ट हार्मोन, ये एक प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन मतलब ये एक्टिवेट होकर एक हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर आपको रास मैकेनिज्म याद है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब किडनी से रेनिन हार्मोन रिलीज होता है तो ये हार्मोन लीवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन, देखो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है ये, आपने पढ़ा होगा। एंजियोटेंसिनोजन प्रो हार्मोन कौन रिलीज करता है बेटा, लीवर रिलीज करता है। ये एंजियोटेंसिनोजन लीवर से निकलकर जब ब्लड में आएगा तो इस पे रेनिन काम करता है, और ये रेनिन हार्मोन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन के अंदर। तो देखो कैसे लीवर और किडनी ये दोनों मिलकर जो है प्रॉपर ये पूरा रास मैकेनिज्म चलाते हैं। और इसके अंदर आपको पता होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का भी रोल रहता है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स आगे चल के इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट का कन्वर्जन होता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, और फिर ये एंजियोटेंसिन सेकंड स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जो रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन। यानी इस एक सिस्टम में एड्रिनल कॉर्टेक्स का भी रोल है, लीवर का भी रोल है, और किडनी का भी रोल रहता है। उसके अलावा नेक्स्ट नाम है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल, और तीसरा नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबका अपना अपना फंक्शन है, और ऐसे कई सारे खूब सारे ग्रोथ फैक्टर्स है। उसमें से एक का नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक दो का नाम मैं अभी और लूंगा जब हम लोकल हार्मोन्स की बात करेंगे। तो ये जो IGF है, ये IGF हमारे लीवर से जो है रिलीज होता है। तो अब एक बार मैं आपको 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल और 125 डी हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरॉल के बारे में बताता हूँ। देखो ओवरऑल बहुत बढ़िया चार्ट है बेटा, इसको समझना है आपने अच्छे से।
हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह धूप में निकला करो, जब धूप में निकलोगे तो बॉडी विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। तो वो कैसे करती है? हमारे स्किन के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका नाम है 7 डी हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। क्या नाम है? 7 डी हाइड्रोकोलेस्टेरॉल। जब हम धूप में जाते हैं तो जो सन से रेडिएशन है वो उनकी वजह से ये 7 डी हाइड्रोकोलेस्टेरॉल कन्वर्ट होके क्या बनाता है? कॉलीकैल्सिफेरॉल। बेटा नाम देख, इसके पीछे क्या लगा है? ओल, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप, यानी कॉलीकैल्सिफेरॉल के अंदर एक अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए नाम है कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये कॉलीकैल्सिफेरॉल यहाँ से निकल कर पहुंचता है लीवर के पास। कहाँ पहुंचेगा? लीवर के पास। और लीवर के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। वापस समझना, कॉलीकैल्सिफेरॉल किस में कन्वर्ट हुआ? 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। अगर केमिस्ट्री IUPAC ढंग से अगर आपने पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे कि कॉलीकैल्सिफेरॉल नाम के मॉलिक्यूल के 25वें कार्बन के ऊपर अगर मैं एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OH लगा दूं तो क्या नाम हो जाएगा? 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो लीवर में बनता है, जो कि एक हार्मोन है। जो कि एक हार्मोन है। तो कॉलीकैल्सिफेरॉल किस में कन्वर्ट हुआ? 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। कहाँ पर? लीवर के अंदर। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल यहाँ से निकलकर पहुँचता है किडनी के अंदर। और किडनी के अंदर जाने के बाद इसमें लीवर ने पहले 25वें कार्बन पे OH ग्रुप लगाया, किडनी इसके पहले कार्बन पे OH ग्रुप लगा दिया, और ये क्या बन गया? अब 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। पहले था केवल 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, अब 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 25, इन तीनों पे भी एक एक OH ग्रुप लगा दिया गया। तो अब आप लोग थोड़ा शांति से सोचो, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और मुझे बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो कि एक हार्मोन का भी काम करता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया किडनी के हार्मोन्स में इसका नाम, जो 125 DHCC है, जो कि एक हार्मोन भी है, ये एक्चुअल में एक्टिवेटेड विटामिन डी है। पहली बात तो जो हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में विटामिन डी, ये विटामिन डी है 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी बनाने में किस किस का रोल है? शुरुआत स्किन से हुई थी, नेक्स्ट स्टेप लीवर में हुआ, उसका नेक्स्ट स्टेप किडनी में हुआ। तो ये तीनों कंप्लीट जब प्रोसेस होता है तब जाकर एक्टिवेटेड विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। उसमें लीवर किडनी के हॉर्मोन्स का भी रोल रहता है। कौन सा? 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल और 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। अब सोच के मुझे आराम से बताओ, इसके अंदर कितने OH ग्रुप है? नाम से तुम्हें लग रहा होगा कि सर एक कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 25 पे। ऐसा नहीं है। इसका नाम क्या है बेटा? कॉलीकैल्सिफेरॉल। जब इसका नाम केवल कॉलीकैल्सिफेरॉल ओल लगा, इसका मतलब इसके पास है एक OH ग्रुप, इसके पास एक OH ग्रुप, इसके पास दो OH ग्रुप, और इसके पास तीन OH ग्रुप। अब आप देखना, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल का एक और नाम होता है कैल्सी ट्राइऑल। क्या नाम है? कैल्सी ट्राइऑल। कैल्शियम ट्राई मतलब तीन, ऑल। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी आपने सुना होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हमारे जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करवाने वाला और तीन अल्कोहलिक ग्रुप से बनने वाला हार्मोन क्या बन गया? कैल्सिट्रायोल। अगर बेटा ये कैल्सिट्रायोल है तो तुम इसका नाम रख सकते हो, एक और रख सकते हो, बिल्कुल, इसको बोल दो कैल्सी डाइऑल। तो कैल्सी डाइऑल और वो कैल्सी ट्रायोल। तो ये इस तरीके से कंप्लीट विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। चलो लीवर के बाद हम बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं। तो हमारा हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। अगर आप इसका नाम समझ लो तो इसके काम अपने आप को आपको समझ में आ जाएंगे। एट्रियल वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके हार्ट में जो एट्रियम प्रेजेंट होता है, यानी जो ऑरिकल प्रेजेंट होता है, वहां से जो है ये हार्मोन रिलीज होता है, ANF। आगे बढ़ते हैं। नेट्री, ये यू नहीं बेटा, आई होगा ना, ये नेट्री। नेट्री वर्ड लिया हमने नेट्रियम से। नेट्रियम बोले तो Na+, याद करो तुम, सोडियम को कहते हैं Na+, उसका नेम प्रॉपर नेट्रियम होता है। यूरेटिक मतलब यूरिन, फैक्टर या फिर पेप्टाइड भी कहते हैं इसको। तो एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा हार्मोन जो एट्रियम से की वॉल से रिलीज होता है और यूरिन में सोडियम बढ़ा दे, यूरिन में सोडियम बढ़ा दे। अब आप सोचो, अगर आपके यूरिन के साथ सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है, इसका मतलब आपके ब्लड में सोडियम को हम क्या करना चाह रहे हैं? कम करना चाह रहे हैं। यानी सोडियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। यानी ANF क्या करवाता है? ANF ब्लड प्रेशर को कम करवाता है। कैसे कम करवाता है? सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा के। ये एक्चुअल में बेसिकली और डिटेल में देखा जाए, ये जो रास मैकेनिज्म आपने पढ़ा जिसमें रेनिन का रोल रहता है, ये रेनिन को रोकता है। ये रेनिन को रोकेगा। रेनिन क्या करता था? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता था।
अब जब ये रेनिन को रोक लेगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, सोडियम यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है, तो ब्लड प्रेशर जो है आपका कम हो जाएगा, जबकि रेनिन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा रहा था। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा कुछ लोकल हार्मोन्स की। लोकल हार्मोन्स का मतलब जनरली ये होता है कि बेटा जो जहाँ सीक्रेट हुआ उसका टारगेट वहीं पे है, उसको हम कहते हैं लोकल हार्मोन्स। अब आप देखो, अब तक जो हमने हार्मोन्स डिस्कस किए कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कहीं और होता है और उसके टारगेट सेल्स कहीं और है ना, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हो गए, रिलीज कहाँ हो रहा है, टारगेट सेल्स कहीं और है। लेकिन ऐसे हार्मोन्स जो जहाँ रिलीज होते हैं वहीं उनका टारगेट होता है, उसको हम कहते हैं लोकल हार्मोन्स। और लोकल हार्मोन्स के यूं तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कुछ कुछ ही एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा जिनका अपने साथ में कुछ कनेक्शन है, मतलब जो नीट के एग्जाम में या उसके आसपास के जिससे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाए। देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, थ्रोम्बोक्सिन, सीरोटोनिन, ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कुछ जीआईटी हार्मोन्स और एसिटाइल कोलिन, ये और ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के लोकल हार्मोन्स हैं। सबको तो नहीं डिस्कस करेंगे, सब अपने काम के नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये जो वीडियो का टाइटल रखा कि बॉडी के इतने सारे हार्मोन्स, 75 से ज़्यादा हार्मोन्स, तो ये कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं यूँ तो देखा जाए तो, हम बहुत मेन मेन ही आपको बता रहा हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा आप लोग ध्यान रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मेन मेन फंक्शंस बता रहा हूँ आपको केवल। हिस्टामिन आप याद करो, हिस्टामिन वेजोडाइलेटर है, तो बेटा हिस्टामिन भी अपने आप में एक हार्मोन ही है। ये वेजोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ये आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन करवाता है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये बहुत सारे काम है बेटा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत सारे काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक क्वेश्चन आप देखोगे तो नीट में आया था, वो पूछ रहा था इसका पार्चुरेशन में कोई रोल रहता है क्या, यानी जो डिलीवरी होती है उसमें कोई रोल रहता है? तो बिल्कुल रहता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। बताओ, देखो कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है कई बार, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने कंसेप्ट्स बढ़ाएं। तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस की मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? पार्चुरेशन। जीआईटी हार्मोन यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले हार्मोन, जिसको थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। ब्रेडिकाइनिन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, याद है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये वही ग्रोथ फैक्टर्स है। ल्यूकोट्राइन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, एसिटाइल कोलिन याद करो, आपने इसको न्यूरोट्रांसमीटर में पढ़ा होगा, तो ये भी लोकल हार्मोन की कैटेगरी में ही आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक तरीके से लोकल हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। और सीरोटोनिन, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको याद है जब मैंने कहा था कि फील गुड केमिकल्स होते हैं कुछ, फील गुड फील हैप्पी केमिकल्स, तो उन फील गुड फील हैप्पी केमिकल्स में ऑक्सीटोसिन भी आता है, सीरोटोनिन भी आता है, डोपामाइन भी आता है। तो सारे के सारे फील गुड वाले हॉर्मोन्स और केमिकल्स हैं अपनी बॉडी में। फिर ग्रोथ फैक्टर्स अगेन लोकल हॉर्मोन्स हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ, और ये मेन अपने जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। चलो और देखते हैं हम लोग, जीआईटी हार्मोन्स की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स की बात करते हैं। ऐसे हार्मोन्स जो स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स कहेंगे। इसमें मेजर मेजर कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। स्टमक एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जैसा नाम से समझ में आ रहा है, गैस्ट्रो वर्ड स्टमक को ही रिप्रेजेंट करता है। गैस्ट्रो क्या होता है बेटा? स्टमक को कहता है। गैस्ट्रिन हार्मोन आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का रिलीज बढ़ाएगा। अब जैसे फूड है, फूड जैसे ही स्टमक में पहुंचता है तो उस वक्त गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना होता है, तो वो कौन रिलीज करवाता है? गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। इसके अलावा स्टमक एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्रेलिन, या फिर हंगर हार्मोन कहते हैं इसको। ग्रेलिन हंगर हार्मोन, भूख लगती है आपको, जब ये हंगर हार्मोन रिलीज करती है आपकी बॉडी, तो ग्रेलिन जब रिलीज करती है तो आपका एपेटाइट बढ़ता है, यानी आपको भूख लगने लगती है। और ये आपने एक और चीज़, मैं इसको इसके साथ अगर कनेक्ट करना चाहूँ, तो आपने पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी का हंगर सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन इसी हार्मोन की वजह से मिलता है, हंगर हार्मोन या फिर ग्रेलिन की वजह से। ग्रेलिन का मेजर सोर्स है बेटा स्टमक, बाकी अदरवाइज पैंक्रियाज से भी थोड़े अमाउंट में और इंटेस्टाइन से भी ये थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है ग्रेलिन हार्मोन। एपेटाइट बढ़ाता है, यानी अगर सर ये एपेटाइट बढ़ाता है तो एक एपेटाइट कम करने वाला भी तो हार्मोन होना चाहिए। एपेटाइट कम करने वाला हार्मोन कौन सा है उसका भी आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। मैं इनफैक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन पूछा था, वो दोनों क्वेश्चन रिलेटेड ही है इसके साथ में। तो स्टमक से ग्रेलिन और गैस्ट्रिन। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले हार्मोन से सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और एंटेरोगेस्ट्रॉन और जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सबके अपने अपने फंक्शन है, सबके डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे बेटा, लेकिन बात करना चाहूँगा मैं सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास, इन दोनों को स्टिमुलेट करता है ताकि पेंक्रियाज इसे पेंक्रियाटिक जूस
और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस इंटेस्टाइन तक पहुंच सके। तो जब फूड पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, उससे पहले ही इनका स्टिमुलेशन हो जाएगा, उससे पहले ही ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, ताकि इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ में क्या पहुंच सके, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस। इसलिए सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन, सीसीके जो है इसको कहा जाता है, और नीट में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि अगर आप प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनको आपको और डिटेल में स्टडी करना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। तो जो वीडियो में सबसे शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आपकी बॉडी के एक कनेक्टिव टिश्यूज में से एक का एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू भी एक हार्मोन बनाता है और उस हार्मोन का नाम है लेप्टिन। अब ये लेप्टिन जो है आपका, ये हंगर हार्मोन यानी ग्रेलिन का ऑपोजिट है। यानी कि अगर मैं एपेटाइट की बात करूं, एपेटाइट मतलब भूख लगना, अगर एपेटाइट बढ़ाने वाला हार्मोन आपसे पूछा जाएगा कि एपेटाइट बढ़ाता कौन है, तो आप आंसर देना ग्रेलिन हार्मोन। और अगर आपसे पूछा जाए कि एपेटाइट आपकी कम कौन करता है, तो आप आंसर दोगे लेप्टिन हार्मोन। और ये लेप्टिन कहाँ से रिलीज होता है, एडिपोज टिश्यू से रिलीज होता है। बेटा देख, बहुत अच्छा और सिस्टम बनाया गया, सिंपल सा सिस्टम। जब आपकी बॉडी में एक्सेस फूड आप जब लेते हो, तो वो जाके कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में। जब एडिपोज टिश्यू को लगता है कि अच्छा खासा एनर्जी का स्टोरेज है, तो लेप्टिन रिलीज करता है, ताकि आपका एपेटाइट जो है वो कम हो जाए, आपका जो हंगर है वो कम हो जाए। और जब जब आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो ग्रेलिन रिलीज होता है। और ये ग्रेलिन क्या करेगा, ग्रेलिन आपको हंगर स्टिमुलेट करेगा, यानी एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरीके से ग्रेलिन और लेप्टिन का बैलेंस देखना होता है। अगर ग्रेलिन का पलड़ा भारी है तो आपको भूख लगेगी, और लेप्टिन का पलड़ा भारी है तो आपको सटाइटी, सटाइटी मतलब कि अब हाँ पेट भर गया मेरा, ऐसा फील आता है ना कि हाँ काफ़ी पेट भर गया। तो फील किसकी वजह से आता है, वो आता है लेप्टिन की वजह से। तो लेप्टिन एपेटाइट को सप्रेस करता है। फिर हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। तो प्लेसेंटा तो बेटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो गया, जो 9 महीने तक ही वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। प्रेगनेंसी के तुरंत बाद में, सॉरी डिलीवरी के तुरंत बाद में जो है प्लेसेंटा वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है। प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स का रिलीज करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस हार्मोन का ऐसा नाम क्यों रखा, क्योंकि ह्यूमन के कोरियन, अगर आपने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसमें आपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ी होगी, जिसमें से एक सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम था कोरियन। ये कोरियन से रिलीज होने वाला हार्मोन है, और ये गोनेडोट्रोपिन की तरह काम करता है। गोनेडोट्रोपिन मतलब FSH और LH। तो जो फंक्शंस FSH LH के हैं वही फंक्शंस इस हार्मोन के हैं, इसलिए ये HCG कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहलाता है। और इसकी एक बहुत सबसे खास बात क्या है कि यही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। आपने एक वो किट देखा होगा, 50-60 रुपए में किट आता है छोटा सा, जिसपे जब आप एक सिंपल सा यूरिन ड्रॉप डालते हो, तो उस यूरिन ड्रॉप आपको बता देगी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो उस वक्त उस यूरिन ड्रॉप में वो किसको डिटेक्ट करता है, HCG को। तो अगर यूरिन में HCG मिला मतलब प्रेगनेंसी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आकर इसका मुझे आप आंसर देंगे। सवाल ये है कि HCG हार्मोन को आपने प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट में यूज़ किया, ठीक है। उस यूरिन ड्रॉप में अगर HCG प्रेजेंट होता है तो मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, ये तो मैंने माना। लेकिन सवाल ये है कि ये यूरिन में कहाँ से आया HCG, HCG यूरिन में आया कहाँ से, पहला सवाल ये। दूसरा एक और अच्छा क्यूरियस क्वेश्चन है, अगर आप कहीं से इसका आंसर ढूंढना चाहें तो, नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका, कि सर प्लेसेंटा बनने में तो टाइम लगता है, ऐसा तो होगा नहीं कि फर्टिलाइजेशन होगा और तुरंत प्लेसेंटा बन जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट तो सर बहुत पहले पॉजिटिव आ जाता है। यानी अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन के बाद ही कुछ दिनों बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन तब तक तो सर प्लेसेंटा इतना डेवलप नहीं होता। फिर ये HCG आ कहाँ से रहा है, और ये HCG यूरिन में क्यों अपीयर हो रहा है। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे देंगे। तो पहला ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और उसके अलावा एक और हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, ये भी कोरियन से रिलीज होता है इसलिए कोरियोनिक। और सोमेटोमेमोट्रोपिन, मेमो मेमोरी ग्लैंड की बात करेंगे, और ट्रोपिन मैंने जैसा बताया एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के लिए वर्ड यूज होता है ट्रोपिन। तो सर यहाँ क्यों आ रहा है, वो यहाँ इसलिए आ रहा है बेटा, क्योंकि ये जो सोमेटोमेमोट्रोपिन है, ये बिल्कुल एक एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्रॉपिक हार्मोन की तरह काम करता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, और मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके मिल्क का सिंथेसिस कराएगा। यानी इसके फंक्शन वही है जो फंक्शन किसके हैं बेटा, प्रोलैक्टिन के। तो प्रेगनेंसी में एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी यानी 8th 9th मंथ में आते आते प्लेसेंटा और
एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन के लेवल को काफ़ी हाई लेके जाते हैं ताकि मिल्क सिंथेसिस किया जा सके। और इसका एक और नाम है बेटा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन के प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला एक हार्मोन। लैक्ट मतलब मिल्क, जो मिल्क के जेनेसिस यानी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए लैक्टोजन इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन, ये हार्मोन्स भी प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, जिनके फंक्शंस हम लोगों ने स्टडी किए। चलिए और देखते हैं हम लोग प्लेसेंटा के बाद में फीटस की बात करते हैं। तो पर्टिकुलरली मेल फीटस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन एएमएच मेल फीटस से रिलीज होता है। क्या काम है इसका, अगर हम एक बात करें तो देखो बेटा क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के वक्त डिसाइड हो जाएगा कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन जब इनिशियल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना बेटा, तो उस इनिशियल एम्ब्रियो के अंदर चाहे वो चाइल्ड फ्यूचर में मेल बने या फीमेल बने, उसके अंदर दो डक्ट प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम है मुलेरियन डक्ट, एक का नाम है वॉल्फियन डक्ट। थोड़ा सा ढंग से समझना बेटा ये सब चीज़ों को, मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट। अब मुलेरियन डक्ट जो है बेटा, ये मुलेरियन डक्ट आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करता है और वॉल्फियन डक्ट आगे चल के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। यानी ये दोनों ही डक्ट पहले से वहां पर प्रेजेंट है जब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन लेकिन अगर मेल सेक्स है, लेकिन अगर मेल सेक्स डेवलप होना है, तो उस मेल फीटस से एक हार्मोन रिलीज होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब इस नाम को समझो तुम, एंटी मुलेरियन, जो मुलेरियन डक्ट को के एंटी यानी उसके अगेंस्ट काम करेगा। यानी ये मुलेरियन डक्ट को क्या कर देता है, इनहिबिट। और अगर ये मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देगा तो फीमेल सिस्टम डेवलप नहीं होकर कौन सा सिस्टम डेवलप होता है, मेल सिस्टम डेवलप होता है। तो इस तरीके से आपके एम्ब्रियो का फर्दर जो है डेवलपमेंट होने लगता है एक मेल फिटस के अंदर। तो ये फंक्शन रहता है एएमएच या एंटी मुलेरियन हार्मोन। काफ़ी डेप्थ में है ये चीज़ें, लेकिन हम लोग बहुत सुपरफिशियल टाइप से इसको स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, तो ओवरऑल ये सारे हॉर्मोन्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे आज इस वीडियो में। ये आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट इतनी सी है, लिस्ट और भी है, ऐसे काफ़ी और भी हॉर्मोन्स है। लेकिन ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और प्लस जो मेजर मेजर थे वो हम लोगों ने डिस्कस के लिए। एक बार मैं फटाफट इनका रिवीजन आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस की बात की। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग या इनिबिटिंग हॉर्मोन्स बनाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन डोपामाइन। उसके अलावा दो हार्मोन्स एडीएच ऑक्सीटोसिन यहाँ बनकर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर हो जाएंगे। थायराइड T3 T4 थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों फॉलिकुलर सेल से, ये पैराफॉलिकुलर सेल से। टेस्टिस एंड्रोजन्स बनाता है यानी कि टेस्टोस्टेरोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACTH, LH, FSH और MSH। इसमें आप दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी शामिल कर सकते हो, ADH और ऑक्सीटोसिन, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। पीनियल ग्लैंड से आता है मेलाटोनिन, पैराथायरॉइड से पैराथायरॉइड हार्मोन, थाइमस से थाइमोसिन और थाइमोपोइटिन, हार्ट से आता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स से आने वालों में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, और मेडुला से एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन और डोपामाइन। पैंक्रियाज इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन आएगा, रेनिन आएगा, 125 डिहाइड्रोक्सीकॉलिकैल्सिफेरॉल आएगा। एडिपोज टिश्यू से लेप्टिन, आपका एपेटाइट कम करने वाला। लीवर से एंजियोटेंसिनोजन और 25 हाइड्रोक्सीकॉलिकैल्सिफेरॉल। ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन। जीआई हार्मोन्स में गैस्ट्रिन, ग्रेलिन, सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, जीआईपी, बहुत सारे हार्मोन्स। मेल फिटस से आता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। प्लेसेंटा से एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स जो है यहाँ पर हम लोगों ने आज स्टडी किए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस